गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम में। आइए स्पीसीज बाय एग्जाम्पल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज की क्लास में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आप सभी को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आ जाए तेजी से फटाफट से क्लास में, है ना, लाइव हो जाए हमारे साथ में। और जितनी हमारी चीज़ें बची थी उसमें बची थी इन द सेंस कि हम उसमें भावगत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार, ठीक है, राइट। तो आवाज भी कंफर्म हो चुकी है। और हाँ विशाल जी, अभी अभी बोला है मैंने, है ना, कुछ भी तो इससे पहले तो बोला ही कुछ नहीं था, तो अभी आवाज आई होगी, होप सो। 1 सेकेंड। अच्छा, चलिए। तो उसमें हमने 2 से 3 आई थिंक इसकी विशेषता लिखी थी। कौन कौन सी विशेषता लिखी थी, यदि आप में से कोई बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं जो लिखूंगी उसके उसके अलावा आप बता देना कि ये तो हो गया था, राइट, है ना, इस तरीके से, ठीक है, बता देना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर मुझे बता देना कि ये वाली तो हो गई थी, राइट। हम यहाँ पर कुछ भावगत विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं जो किसके अंदर थी, छायावाद के अंदर, ठीक है जी। छायावाद की कुछ विशेषताओं की, यानी कि इसमें क्या ऐसी खास बात थी कि इस नए युग को एक व्यक्तिकता का युग कहा गया, इस नए युग को स्वतंत्रता चेतना का युग कहा गया, ठीक है। तो कुछ कुछ तो इसमें अच्छी बातें थी ही, ठीक है। तो उन सभी बातों की, चेतनाओं की चर्चा करते हुए हम यहाँ पर इसको लिखते हुए चलेंगे आगे की तरफ और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कौन कौन से विषय लिख दिए थे, कल क्लास नहीं हुआ था सरिता जी, मेरे यहाँ इंटरनेट चला गया था, ठीक है। आपने लिख लिया था साहित्य के उद्देश्य पर बल, ठीक है। तो छायावाद में इसके बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने ये कहा कि साहित्य का कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है, और उस उद्देश्य पर सभी साहित्यकारों को बल देना चाहिए। साहित्य के उद्देश्य पर बल, साहित्य के उद्देश्य पर बल, ये किसने कहा, छायावाद के साहित्यकारों के द्वारा कहा गया। और खास तौर पर यहाँ पर ये कहा गया कि, क्योंकि हमने इसको पहले भी देखा, हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर जब ये कहा जाता है कि जो साहित्य होता है वह केवल किसके लिए है, मनोरंजन के लिए, तो उस बात को ये खारिज करते हुए आता है, ठीक है। उस बात को ये क्या करते हुए आता है, खारिज करते हुए आता है। और ये बताता है कि केवल एक जो साहित्यकार है वह केवल आपका एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हुआ। साहित्य का मतलब होता है कि समाज के दर्पण पर, समाज के यथार्थ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को बताना, उनके सोल्यूशन की तरफ लेकर के चलना, ये एक साहित्यकार का उद्देश्य होता है। और इस साहित्य के उद्देश्य पर ही बल देते हुए छायावाद के कई सारे रचनाकार जो कि एक पर्दा दिखाते हुए आते हैं, जो कि एक तरीके से यहाँ पर इस चीज को लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ इन सभी चीजों पर बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज स्वतंत्रता चेतना हो गया, व्यक्तिकता हो गया, अनुभूति की वरीयता हो गया और प्रकृति चित्रण हो गया, ये चीजें हो गई। थैंक यू सो मच विशाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हालांकि हमने इस चीज को द्विवेदी और द्विवेदी युग आदि में भी कर लिया था, तो लिखेंगे कि छायावाद के कवियों, छायावाद के कवियों के द्वारा, छायावाद के कवियों के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा साहित्य के उद्देश्य पर बल देते हुए, साहित्य के उद्देश्य पर बल देते हुए साहित्य के उद्देश्य पर बल देते हुए इस बात पर विचार किया गया कि साहित्य का उद्देश्य न केवल, साहित्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना है, न केवल मनोरंजन करना है, अपितु अपितु साथ ही अपितु साथ ही समाज के यथार्थ पर,
समाज के यथार्थ का चित्रण करते हुए उसे समाधान की तरफ ले जाना। ठीक है, तो ये है इसका उद्देश्य। ओके, ठीक है, लिख लिया। इसकी बात करते हैं यहाँ के जो साहित्यकार है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे। अनुभूति हो गया, ओके, ठीक है विशाल। और व्यक्तिकता, बिल्कुल। स्वतंत्रता चेतना, बिल्कुल। इसमें आगे लिखेंगे जानने की, नेक्स्ट। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 भी हमने लिखी, छठी लिख ले, छठी विशेषता। जानने की प्रबल इच्छा, जानने की प्रबल इच्छा, यानी कि क्यूरियोसिटी है कि कितने विषयों पर हम ये कह करके बंद कर देते हैं ना कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही होते आया है। नहीं, छायावाद में कभी ऐसा नहीं मानते। छायावाद में कभी कहते हैं कि गिव द सुटेबल रीजन, हमें बताओ। ठीक है, तो ये उस जानने की प्रबल इच्छा को बनाए रखते हैं, जीवित रखते हैं। ठीक है, लिखें छायावादी कवियों में सत्य को तर्कों के साथ तथा अपनी अनुभूति पर उतार कर जांचने की कोशिश की तथा जिन प्रश्नों पर निरुत्तर यानी कि बिना उत्तर दिए कुछ ऐसी चीज है ना, हम पूछते हैं कि शाम को झाड़ू क्यों नहीं लगाते, शनिवार को बाल क्यों नहीं धुलते, तो इन पर लोग निरुत्तर हो जाते हैं या फिर हमें धमका करके बंद कर देते हैं, चुप रहो तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो वो निरुत्तर होने की जो प्रवृत्ति थी, छायावादी कवियों ने उस निरुत्तर होने की प्रवृत्ति को खत्म करके उससे अपने ही स्तर पर उसके प्रश्नों के उत्तर को जांचने की कोशिश करी। ठीक है, प्रश्नों पर तथा जिन प्रश्नों पर निरुत्तर होने की प्रथा थी उसे समाप्त कर उनके उत्तरों को ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आ जाती है। डन। डन। डन, यहां तक की चीजें लिख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट आगे चलू, पेज बदल लू। इनकी जानने की
प्रबल इच्छा ने इन्हें इमेजिनेशन करना भी सिखाया। समझ रहे हो ना, कल्पनाशीलता भी इनके अंदर लाए। और इमेजिन कब करेगा इंसान? इमेजिन करो कैसे, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि कई जगहों पर जहां पर हम अपनी बातों के उत्तर को ढूंढने के लिए जाएंगे, तो वहां पर हमारे अंदर कल्पनाशीलता जन्म ले लेगी। समझ रहे? तो वो कल्पनाशीलता, वो इमेजिनेशन इनके अंदर यहां से पैदा हुई जब ये अपने प्रश्नों के उत्तरों को खोजने की तलाश में निकले। हाँ नेहा चलेगी, ठीक है चलिए। इनकी जानने की प्रबल इच्छा ने इन्हें कल्पनाशील इन्हें कल्पनाशील बना दिया। इन्हें कल्पनाशील बना दिया। इसलिए अब कई बार जब इन्हें यथार्थ के धरातल पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे, तो ये इमेजिनेशन करके खुश हो जाते थे और इन्हें वो कल्पना बहुत अच्छी लगती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यथार्थ में नहीं पढ़ाई कर रहा है और वो पूरा दिन ये सपना देखता है, वाह क्या होगा जब मैं आईएएस बनूंगा, ये गाड़ी, ये ऑफिस, ये दफ्तर, ये नौकर, ये चाकर, ये माली, ये ड्राइवर। तो वो इमेजिनेशन में क्या होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी इमेजिनेशन के कारण ना इनको इनको पलायनवादी का आरोप भी लगाया इनके ऊपर। ठीक है, ठीक है चलिए। कल्पनाशील बना दिया, इसलिए इन्हें कल्पना में बड़ा आनंद आने लगा। हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे कि इन पर आरोप लगाया जाता है, ठीक है, पलायनवादी का, यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ा आनंद आने लगा। यहां पर क्या कहते हैं यहां पर कहते हैं आहा आहा कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। यानी क्योंकि कल्पना के जगत में कोई तामझाम नहीं होता है, ना पैसे लगते हैं, सोच के कहीं से कहीं तक आ जाओ, तो आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। ठीक है, ये चीज कौन कह रहे हैं? ये चीज हमारे छायावादी कवियों के द्वारा कही जा रही। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे कौन से नंबर है। आई थिंक 7th होंगे, 6th 7th में लिख देंगे वेदना। वेदना, जब इन्हें वो चीजें मिल नहीं पा रही हैं, जब ये इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, यथार्थ की धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। खुशी तो होती है कुछ पल के लिए, पर कहीं ना कहीं इनके मन में एक एक आहा है, एक वेदना है। और वेदना की जो व्युत्पत्ति है वो इनके अंदर उस जो समय की परिस्थितियां हैं उससे उत्पन्न हो रही है। कर कुछ नहीं पा रहे, स्वतंत्र नहीं है देश। जब आप परतंत्र होते हो तो आपके अंदर काश वाली भावना आ जाती है। जब आप किसी काम को कर ना पाए तो आपके अंदर एक काश वाली भावना आ जाती है, तो वो भावना इनके अंदर। ठीक है, तो वेदना लिखें। छायावादी कवियों की कविता वेदना से भरी हुई है। वेदना से भरी हुई है। ये वेदना, जैसे आप कभी याद करिए, आपको कभी मीठा दर्द हुआ है? मीठा दर्द, मीठा दर्द समझ रहे हैं ना क्या होता है? कभी कभी कुछ ऐसी दर्द की आह आपके अंदर उठती है कि आप चाहते हो कि ये दर्द रहे। हुआ है आप में से किस किस को हुआ है? अक्सर प्यार में होता है कई बार।
तो इनके अंदर भी वो मीठा दर्द है, ये वेदना इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा रही है, इन्हें लग रहा है कि मैं इसी में रहूं, कितनी अच्छा लग रहा है, वाह निकलूं ही ना कभी। कभी कभी ऐसे पैर अटक जाता है, कभी कभी ऐसे हाथ अटक जाता है कहीं पर, और वो मीठा मीठा सा दर्द देता है, उसमें मजा सा आ जाता है एकदम। हुआ है? बताओ किस किस को। छायावादी कवियों की कविता वेदना से भरी हुई है। इनकी ये वेदना किसी प्रकार का कष्ट या देखो सबको हुआ है, किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचाती, बल्कि कवि को, भाई और क्यों नहीं हुआ किसी को इसमें, कवि को इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एवं वो इससे बाहर, वो इससे इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। ठीक है, कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन उसमें नहीं, उसमें तो ऐसा लगा होगा मतलब वो तो इसलिए हमें अच्छा लगा, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मेरी मम्मी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो तो डर होता है, तो उनको मतलब कुछ भी, जैसे हमारे घर में जब चाय बनती है तो सबकी चाय अलग बनती है, मम्मी की अलग बनती है, मतलब उसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं चलता, जैसे हम लोग इलायची लौंग आदि डाल लेते हैं सर्दी में खास तौर पर, अदरक तो स्पेशली, मैं तो बिना अदरक की चाय इमेजिन ही नहीं कर सकती, है ना, बट मेरी मदर को नहीं जमता वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि कोरोना में हमारे घर में मेरी फैमिली पूरी तरीके से अफेक्टेड थी, इवन हमने अपनी मतलब ताई जी को खोया, एंड वी वर लाइक कि हम एक जगह पे ही रहते थे, एक साथ ही रहते थे, और मेरे घर में सभी अफेक्टेड थे। उसके बाद में आई वॉज इन दिल्ली, पूरे दोनों कोरोना में मैं दिल्ली में थी, क्लासेस चल रही थी, तो भाई डराया मैंने उनको पूरा, क्योंकि सबको बुखार था सबको, और मतलब मैं मतलब बाद में गई, काफी बाद में, मतलब एक दो दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने मना कर दी कि यहाँ पे आई वॉज सेफ, है ना, और पूरी फैमिली अफेक्टेड थी तो। बट मेरी भाभी जी मुझे रोज रिपोर्ट करती थी, इतने काढ़े पिए हैं ना इन्होंने, मतलब सीरियसली हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मेरी मम्मी कभी अदरक खा लेंगी, और अदरक छोड़ो, सारी जो जितनी भी स्पाइसेस, जितनी भी तेज स्पाइसेस का आप नाम ले सकते हो, वो सारी खा ली उन्होंने, नो एसिडिटी, नो एनीथिंग। तो ये क्या था, ये डर था। तो कोरोना वैक्सीन मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे एक फ्रेंड है, थ्रू आउट अब तक के लाइफ में एक इंजेक्शन नहीं लिया उस बंदे ने, कभी भी, नेवर नेवर, ठीक है। और कोरोना में सबसे पहले वैक्सीन ली, मतलब अप्रोचेस लगा के, यहाँ दिल्ली से गुड़गांव में नंबर आया, कहीं पे अप्रोचेस अप्रोचेस लाई, क्योंकि पहले बहुत इजिली एक्सेसिबल कहाँ थी ये चीजें। तो ये होता है डर, समझ रहे हैं? ये होता है क्या, नहीं नहीं मैं हंस नहीं रही नेहा, क्या करें, तो मैं अपनी मम्मी की बात पे हंस रही थी, खैर। तो ये क्या था, ये है डर, जो आप कह रहे हैं ना, ये डर था। और वो जो मीठा मीठा दर्द होता है वो ये होता है, जैसे एक बार मुझे कांटा लगा, है ना, मतलब कांटा नहीं, कुछ फंस गया, जैसे लकड़ी से कुछ फंस जाता है, उसको निकालने जाओ तो मीठा मीठा सा लगता था, ऐसा कि वो निडल उसमें डाले रखो, तो वो वाला दर्द है ये, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा वो कोई निकाले हाथ में से, निडल बाहर निकाले, दर्द है, कष्ट है, पर उसमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ रहे, रिलेट कर पाए आप? तो वो वाली वेदना है इनको, वेदना माने होता दुख है, पर वो वेदना इनको कष्ट नहीं पहुंचा रही है, ये कहते हैं कि हमें इसी में पड़े रहने दो, हमें मजा आ रहा है इसमें, छायावाद के साहित्यकार यही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर लाइक जैसे तड़पना,
जैसे प्रेमी जो है बिछुड़ गया, उस बिछड़न में, उस तड़पन में बहुत मजा है, समझ रहे? चलो, नेक्स्ट, प्रेम की अनुभूति। नेक्स्ट नंबर क्या है? 8 हो गया क्या? ये लिख लिया था, प्रेम की अनुभूति, अभी नहीं लिखा। प्रेम की अनुभूति भी होती है इनको, प्रेम भी होता है। अब इनको जिसके प्रति प्रेम होगा वो मानव भी होगा, ईश्वर भी होगा और प्रकृति भी होगा, सबसे प्रेम है इनको बेचारों। लेकिन छायावादी छायावादी कवियों में छायावादी कवियों में प्रेम की अनुभूति व्याप्त है, प्रेम की अनुभूति व्याप्त है। ये अनुभूति इनको मानव, प्रकृति तथा ईश्वर, ये अनुभूति इनको मानव, प्रकृति तथा ईश्वर मानव, प्रकृति तथा ईश्वर तक विस्तारित है, तक विस्तारित है। अब जैसे मैंने कहा मानव, तो मानव के, जैसे ही मानव नाम लिया, मैंने कहा कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है। छायावादी कवि महादेवी वर्मा मानव से प्रेम करती है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? किसी पुरुष के प्रति प्रेम करती है। मैंने कहा जय शंकर प्रसाद जी प्रेम करते हैं, तो आप कहेंगे किसी महिला से प्रेम करता होगा। पर यहां पर जो मानव प्रेम है वो अशरीरी है। प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक शरीरी और एक अशरीरी। जो रीति काल में प्रेम है, रीति काल का प्रेम शरीरी प्रेम है, फिजिकल प्रेम है। छायावाद का प्रेम अशरीरी प्रेम है। लिख लेंगे इसको। छायावाद में अशरीरी प्रेम की संकल्पना पर बल दिया गया। छायावाद में अशरीरी प्रेम की संकल्पना पर बल दिया गया। यह प्रेम भोगवादी प्रवृत्ति का नहीं है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की भोगवाद नहीं। यह प्रेम भोगवादी प्रकृति का नहीं। यह प्रेम भोगवादी प्रकृति का नहीं है। छायावाद में अशरीरी प्रेम की संकल्पना पर बल दिया गया। यह प्रेम भोगवादी प्रकृति का नहीं है। इस प्रेम में भोगवादी प्रकृति का नहीं है। इस प्रेम में उपलब्धि की चाह नहीं कि मुझे मिल जाए बस एक बार, हे ईश्वर, एक बार मिल जाए। उपलब्धि की चाह नहीं, वरन इस प्रेम में उपलब्धि की चाह नहीं, वरन समर्पण हो जाने का भाव है, समर्पित। इस प्रेम में उपलब्धि की चाह नहीं, वरन समर्पण का भाव समझ आया। छायावाद में किस तरीके के प्रेम की संकल्पना की गई है? प्रेम की अनुभूति है, मानव से भी है, प्रकृति से भी है, ईश्वर से भी है। अशरीरी प्रेम है, शरीरी प्रेम की संकल्पना यहाँ पर नहीं है। यह भोगवादी नहीं है, मुझे मिल जाए वो नहीं है, मैं समर्पित हो जाऊं। समझ रहे हो? मैं समर्पित हो जाऊं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे। प्रकृति चित्रण हो गया था, आपने बताया विशाल अभी। प्रकृति चित्रण हो गया है, स्वतंत्र व्यक्ति और अनुभूति। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीयता। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, जो भी व्हाटएवर, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट हेडिंग
छायावाद में राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी संकल्पनाओं को विकास किया गया। लिखेंगे छायावादी छायावादी साहित्यकार भारतवर्ष की एक छायावादी साहित्यकार भारतवर्ष की गौरवमयी संस्कृति भारतवर्ष की गौरवमयी संस्कृति एवं धरोहर से अत्यंत प्रेम करते हैं एवं गौरव का या गर्व का गौरव 2 बार हो एवं गर्व का अनुभव करते हुए कहते हैं अरुण यह मधुमेह देश है हमारा। अरुण यह मधुमेह देश है हमारा। ठीक, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? डन, लिख लिया याद रख के जी। समझ में आ रहा है? बताएंगे एक बार, समझ में आ रहा है? नेहा, रोहित, आंचल, सरिता, बताएं एक बार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। शिल्पगत विशेषताएं। लिखिए शिल्पगत विशेषताएं। नंबर 1 भाषा। नंबर 1 भाषा। ओके ठीक है, भाषा में लिखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग कर छायावादी कवियों ने अपने भावों को स्पष्ट किया। दूसरा, यहाँ पर खड़ी बोली में लिखा है इन्होंने, चाहे इसमें आपके जो है महादेवी वर्मा हो, चाहे आपके प्रसाद जी हो, ठीक है। नेक्स्ट, छंद। छंद लिखें
इस काल के कवियों ने परंपरागत लेखन की परंपरा को तोड़ते हुए नए ढांचे का निर्माण किया, नए ढांचे का निर्माण नेक्स्ट किया। कुछ साहित्यकारों ने, जैसे निराला जी ने मुक्त छंद में लिखा है, साहित्यकारों ने मुक्त छंद तथा कुछ ने अपने स्वतंत्र विचारों को प्रदर्शित किया। स्वतंत्र छंदों के माध्यम से, जैसे आंसू प्रसाद जी ने, ठीक है, ऐसे छंदों को लिखा है। स्वतंत्र छंदों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया, ठीक है, या प्रदर्शित किया। ओके, डन। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट, अलंकार। शिल्प में एक अलंकार भी होता है, तीसरा नंबर इसका आ जाएगा। तो अलंकार, क्योंकि अलंकार होता है एक प्रकार से सजावट, और यहाँ पर शब्दालंकार की अगर बात करें तो वो ऊपरी बात करता है। यहाँ पर इन्होंने अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। इनका ये भी मानना है कि कहीं भाव ना निपट जाए, है ना। जब बहुत ज्यादा आप मेकअप लगाते हो तो आपका जो एक मूल तत्व है, सौंदर्य, वो निकल जाता है। तो उसी प्रकार से यदि किसी काव्य रचना में बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग होगा तो उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, नेचुरल, नैसर्गिक, वो निकल जाएगा। तो यदि अर्थालंकार करते हैं तो एक तरीके के भाव जो है उसके रह जाते हैं। ठीक है, समझ रहे? ओके, चलिए। छायावादी कवियों ने अपने साहित्य में गूढ़ अर्थों को बनाए रखने हेतु अर्थालंकारों का प्रयोग किया। ठीक है, लिख लिया, अर्थालंकारों का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी का अलंकारों के प्रयोग हेतु ये विचार है कि अलंकारों का प्रयोग न केवल वाणी की सजावट हेतु
करते हैं, बल्कि इसे बल्कि इसे भाव अभिव्यक्ति हेतु भी प्रयोग किया, यानी हमें अपने भावों, अपनी फीलिंग्स, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्होंने अर्थालंकारों को यहाँ पर, ताकि जो गूढ़ अर्थ है काव्य का वो अभी बना रह सके। ठीक है, देखिए डन, ओके, आ गया। डन, चले आगे। यहाँ तक क्या आ रहा है? ओके, आगे चले। काव्य रूप, ये इसी में है, मतलब इसका 5वां होगा शायद, चौथा, 3, काव्य रूप छायावाद में लंबी कविताओं की रचना हुई है, क्योंकि ये साहित्यकार अपने भावों की अभिव्यक्ति को अपने भावों की अभिव्यक्ति को विस्तृत रूप में करना चाहते थे, अतः साहित्य में लंबी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने रचनाएं की। जैसे कामायनी, आप सुनोगे, आपके सिलेबस में भी है कामायनी। किनकी रचना है कामायनी, बताना जरा। कामायनी, कामायनी बताइए जल्दी से। कामायनी इस समय का एकमात्र महाकाव्य। समझ में आई बात? हाँ जी, बताए। इस समय का क्या है? महाकाव्य है एकमात्र। और महाकाव्य के धरातल आप लोगों को पता है अच्छे से, क्या क्या किसे महाकाव्य कहा जाता है, बताइए। जी बताइए। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की, बिल्कुल, कामायनी महाकाव्य है, कामायनी।
जी डन ओके डन नेक्स्ट एक और लिख लीजिए इसमें बिंब नंबर 5 बिंब छायावादी काव्य में बिंब विधान के माध्यम से बिंब विधान के माध्यम से साहित्य को अत्यधिक मार्मिक बनाने का प्रयास किया गया। इनके काव्य में एक तरफ विराट व संश्लिष्ट बिंबों का नियोजन है तो दूसरी तरफ कोमल व सुकुमार बिंबों का बिंब माने जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राम की शक्ति पूजा है निराला जी की उसमें बिंब बनाए हैं इन्होंने। ठीक है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं लिख रही हूं यहाँ पर जैसे निराला जी ये भी आपकी सिलेबस में है राम की शक्ति पूजन में बिंब विधान है अमानिशा। अब देखना आप लोगों को कैसे बिंब प्रकट हो जाएगा आपके है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार बिंब बना है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार बहुत अंधेरा है काला घनघोर अंधेरा एकदम ऐसा आकाश बन गया है खो रहा ये कब का वर्णन है अभी बताऊंगी खो रहा दिशा का ज्ञान खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहित गरज रहा पीछे अंबुदि विशाल कई बार इसकी व्याख्या पूछी गई है पीछे एक बहुत ही भयंकर सागर यूं गरज रहा है अंधेरा है पवन चल रही है दिशा नहीं पता पूर्व किधर पश्चिम किधर स्तब्ध है बिल्कुल पूरी तरीके से जो अंबुदि विशाल है बहुत बड़ा महासागर है वो गरज रहा है गर्जन चल रही है उसकी भूधर ज्यों धरती जो है कैसे बैठी है ध्यान मग्न हुई भूधर जो ध्यान मगन है केवल जलती मशा कब का है ये सीन ये सिनेरियो कब का है किसी को पता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहित गरज रहा पीछे अंबुदि विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशा ये क्या है आपका
ये यहां पर जब याद हो आपको, राम रावण युद्ध हो रहा है। राम रावण युद्ध में आज राम ने देखा कि जो माता है, जो देवी है, वो रावण की भुजा के समीप खड़ी थी। शक्ति माता ने रावण को एक बाण नहीं लगने दिया। राम को रह रह के भाई ख्याल आ रहा है कि वो उसके साथ है, मेरे साथ क्यों नहीं है। लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं। सेना के प्रत्येक व्यक्ति निराशामय है। चारों तरफ अंधकार है। ये अंधकार है उस नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का। ये अंधकार है उस, जब आदमी नेगेटिव होता है तो वो बहुत थक जाता है शरीर से, और जब व्यक्ति पॉजिटिव होता है, कितना भी थका हुआ हो, काम करने के लिए आतुर हो उठता है कि चलो आज से ही शुरू कर ले। पीटी का रिजल्ट आया, अगले दिन कोई महाबली होगा भैया जो पढ़ पाता होगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। देखो, बाहुबलियों की कमी नहीं है इस देश में, अन्यथा शरीर जवाब दे जाता है। नेगेटिविटी होती है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि जो एग्जाम में भी नहीं बैठता, जिसको पता है कि मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आने वाला, मेरे खुद के साथ हुआ है, एग्जाम में ही नहीं बैठे, गए ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा था, पर जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। तो नेगेटिविटी को फिर अट्रैक्ट करके लेके आती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। सबसे जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है ना, जामवंत जी, उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा, श्री राम, शक्ति की आराधना करो। क्या करना है? दृढ़ आराधन करना है तुम्हें। और आराधन से दो आराधन का उत्तर, उस रावण को जिसने अपनी तरफ शक्ति को रख लिया है, पापी होते हुए भी, तुम उसको उत्तर ऐसे मत दो। तुम पूजा करो, अर्चना करो माता जी की, वो तुम्हारे संग में आएंगी। शक्ति की अर्चना करो। एक विशेष पर्वत से 101 पुष्प लाकर के हमारे हनुमान जी देंगे। एक एक पुष्प चढ़ाना। कल हम अपना एरिया हम संभालेंगे और तुम जो है यहाँ पर बैठ करके आराधना करो। उसके बिना नहीं हो पाएगा। आराधना चलने लगती है। आराधना में पूरी ललक से, पूरी लगन से श्री राम पूजा कर रहे हैं। परीक्षाएं बहुत लेती थी माताएं। माता जी परीक्षा लेती है, एक पुष्प चुरा करके ले जाती, अंतिम पुष्प बचा था। यदि अंतिम पुष्प नहीं होगा तो आराधन इनकम्प्लीट रह जाएगा। परेशान हो जाते हैं श्री राम। तभी उन्हें याद आता है कि मेरी माता जी मुझे राजीव नयन कहा करती थी। मैं भी तो कमल का ही पर्यायवाची हूं। अपनी आंख निकाल लेता हूं और माता जी पर चढ़ा देता हूं। यह देखकर जैसे ही वह अपनी आंख निकालने के लिए हथियार उठाते हैं, उसे निकाल के चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तब तक माता जी प्रकट हो जाती हैं और ऐसे करके एक पॉजिटिविटी लौट आती है। समझ रहे? तो यहां पर जो गगन अंधेरा उगल रहा है, वो सारी चीजें आपको एक बिंब के रूप में आई या नहीं आई, बताइए। तो ऐसे बिंब ये यहां पर लगाते थे। ठीक है, ऐसे होता है नेहा, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हुआ। ठीक, चलो डन। ओके, हाँ जी, क्लियर। ओके, यहां तक की चीजें, बिंब आया या नहीं? हाँ जी बताएं, बिंब आया या नहीं? डन। ओके, यहां तक क्लियर है चीजें, या कोई दिक्कत परेशानी बताइए जी।
आंचल, नेहा, सरिता, क्लियर? ओके, चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, ये नेक्स्ट हेडिंग है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छायावाद में राष्ट्रीय चेतना पर टिप्पणी करें। छायावादी जो साहित्यकार है इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, नेशन के प्रति इनके मन में क्या है, इनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। लिखिए, छायावाद में राष्ट्रीय चेतना, छायावाद में राष्ट्रीय विचार, ठीक है, तो लिखिए इसको। एक्चुअली छायावाद जिस समय में आया है उस समय में देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल, और इन छायावादी कवियों को कहा जाता तुम अलग पागलपन कर रहे हो, है? कभी तुम रोने के लिए प्रकृति के पास चले जाते हो, तुम्हें वहां कुछ नहीं लगता, तुम कल्पना में चले जाते हो, और ये सबको बताया है पलायनवादी। कह रहे कि तुम हो पलायनवादी, तुम्हें केवल भाग जाना आता है। क्या आता है? भाग जाना। महादेव वर्मा कहती हैं कि तम के पर्दे में मिलना, यानी अंधेरे के पर्दे में, यानी कल्पनाओं में जीते हैं ये लोग, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भाई तुम्हें मतलब ये राष्ट्र हमारा जो है औपनिवेशिक सत्ता में जी रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेज बैठे हुए हैं, और तुम्हें अपनी पंचायत करनी है, तुम्हें पता नहीं कैसी कैसी रचनाएं लिख रहे हो तुम, तो तुम इसके बारे में क्यों नहीं कुछ लिखते हैं, राष्ट्रीय चेतना तुम्हारे अंदर क्यों नहीं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, ठीक। तो लिखें कि छायावाद आंदोलन, छायावाद का समय भारत में, बताया ना गांधी जी आ चुके हैं, भारत में स्वाधीनता, भारत में स्वाधीनता संघर्ष के, स्वाधीनता संघर्ष के काल का सबसे उत्कृष्ट समय है, उत्कृष्ट समय है। फिर भी छायावादी कवियों पर, फिर भी छायावादी कवियों पर, फिर भी छायावादी कवियों पर राष्ट्रीय चेतना, फिर भी छायावादी कवियों पर राष्ट्रीय चेतना, फिर भी छायावादी कवियों पर राष्ट्रीय चेतना से कटे होने का आरोप लगाया जाता है। फिर भी छायावादी कवियों पर राष्ट्रीय चेतना से अरे जन्मेजय को बता दो भाई कितना हो गया। डन। क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है। छायावाद का समय कौन सा है? जब भारत में चारों तरफ आजाद होने के लिए
लोग अपने अपने लेवल पर पूरी आवाजें उठा रहे हैं। गांधी जी का आगमन हो चुका है। अमीर वर्गों से निकल करके आंदोलन गरीब वर्गों में गांव के चौराहों पर आ चुके हैं। महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। उस समय में तुम बैठ के कविता लिख रहे हो। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भाई तुम इससे क्यों कटे हो, तुम एक रीजन दो सुटेबल। ठीक है, इनके ऊपर एक कटे होने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, आगे लगाए, आरोप लगाया जाता है। परंतु यदि छायावादी साहित्य का बारीकी से विश्लेषण किया जाए, छायावादी साहित्य का बारीकी से विश्लेषण किया जाए या सूक्ष्म तरीके से, जो आपको लिखना है, विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है तो ज्ञात होता है कि छायावादी आंदोलन न केवल अपने समय के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों को धारण करता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने तथा प्रगति के पद पर, क्योंकि इन्होंने तो सामूहिक रुदन से लगा करके सामूहिक चेतना को जगाने के लिए भी ये साहित्यकार तो आगे आए हैं। ये तो कह रहे मिलजुल करके काम करो, हम अपनी देश जो कि गौरवपूर्ण, जो कि एक गौरवमयी संस्कृति को धारण किए हुए हैं, जिस सभ्यता की तालीम को विश्व के पटल पर देखा जाता था, लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे, उसको आज हम क्यों नहीं लेकर के आगे बढ़ पाए? हमारा वर्तमान क्या है? हम आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपने पिछले समय से शिक्षा लेते हुए उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो उसकी बात करते हैं। आगे बढ़ाने तथा प्रगति के पथ पर ले जाने के विषय में विस्तार बेचारे, ये तो उस समय की कल्चरल चीजों को और इवन जो चीजें पीछे हुई हैं उन सब पर भी, और इवन भविष्य की चिंताओं को भी संदर्भित कर रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगा दिए बेचारों के ऊपर। समझ रहे हो? ये जागरण की बात कर रहे हैं, ये तो जगा रहे हैं लोगों, जनता को। ये तो कह रहे हैं कि तुम कितनी पुरातन, कितनी ट्रेडिशनल चीजों में उलझे हुए हो, उनसे निकलो बाहर, मॉडर्न बनो। तो उस चीज को कह रहे हैं बेचारे, इनके ऊपर आरोप लगा दिया। ये तो बतेरे प्रोग्रेसिव है। समझ रहे हैं? देखिए आगे कि छायावादी कवि अपने साहित्य के माध्यम से जागरण की बात करते हैं। जागरण कोट्स में कर लेंगे। जागरण को स्थापित करते हैं एवं
इनके जागरण का संबंध, इनके जागरण का संदर्भ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जागरण से। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहते हैं, बीती विभावरी जाग रे भाई, जो काली रात थी वो बीत गई है। बीती विभावरी जाग रहे भाई। राष्ट्र चिंतन ही तो कर रहे हैं बेचारे, तभी तो जगा रहे हैं लोगों को। महादेवी वर्मा, जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, जाग जाओ। और इस जाग का संबंध है अज्ञानता से दूर होना, ज्ञान के करीब जाना, नजदीक जाना। समझ रहे? ये जाग का मतलब सोकर उठने से नहीं है। इस जाग का मतलब है कि उठ जाओ, ज्ञान रूपी चक्षु खोल लो। समझ रहे? डन? चले आगे, चलो आगे। समझ आ रहे हैं? ये केवल लिख रहे हो, ये समझ भी रहे हो? चलो आगे जी, लिखिए आगे। चलेंगे आगे। ओके, समझ आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए,
साहित्यकार उस युग का उसे भी पता है, वो जब जी रहा है वहां पर 1920s में, 1930s में, 1910 में, ये जो पूरा इरा है उसको भी पता है कि हम पराधीन हैं। और जैसे कुछ लोगों की पुस्तकों पर या किसी चीज पर बैन लगने से बचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उन बुराइयों को, उन चिंताओं को नहीं रखा, परंतु ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो कि हम पराधीन हैं। उस पराधीनता से कैसे बचा जाए, उस पराधीनता में क्या सोचा जाए, वो सब चीजें भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कही है। तो छायावादी छायावादी साहित्य राष्ट्रीय जागरण की जो बुनियादी चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, बुनियादी चुनौतियों चुनौतियों से सराबोर है। यानी उसमें है वे जो चैलेंजेस वहां सामने आ रहे हैं, वो सारे चैलेंजेस वहां पर दिखाई देते हैं। औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक शासन में जो स्वाधीनता, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, उन चीजों को, उन खत्म होती हुई चीजों को रीगेन करने का साहित्य है छायावादी साहित्य। ठीक है। औपनिवेशिक शासन में जो स्वाधीनता, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, छायावाद उस राष्ट्रीयता को उत्पन्न करता है। ठीक है। इस छायावादी साहित्य में जो चीजें इतने वर्षों से खोई हुई थी, उन चीजों को रीगेन करने की का नाम है छायावाद। उनको उत्पन्न करने की, उनको रीगेन करने की बात करता है। छायावाद में जिस स्वाधीनता की बात की गई है, जिस स्वाधीनता की बात की जा रही है, वह स्वाधीनता, वह स्वाधीनता केवल राष्ट्र के स्तर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मानव की स्वाधीनता की बात हो रही है। मानव तो ऑल ओवर है। हम केवल भारत की स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की बात नहीं कर रहे हैं। छायावाद में मानव की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं कभी। तो वह स्वाधीनता केवल राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित नहीं है, राष्ट्र के धरातल तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण मानव जगत तक व्यापक है। अर्थात छायावाद
छायावाद समस्त मानवीय धरातल पर सक्रिय है। ठीक है, समस्त मानव धरातल पर क्या है? सक्रिय है। ये सभी मानवों के विषय में बात कर रहा है, सभी मानव जगत के विषय में बात करता है। ये कहता है कि अपने सुख को इतना ज्यादा विस्तारित कर लो, अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एक्टिव, व्यापक कर लो कि तुम दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाओ। उसका सिलेक्शन हो गया, खुश हो जाओ। ये कब आएगा? साधना से। इतना आसान नहीं है। यहाँ तो अपने दुख से दुखी नहीं इंसान दूसरों के दुखों से इतना सुखी है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है एकदम कि बढ़िया है, दुखी है वो आदमी। तुझे क्या मिल गया उससे? आप देखोगे, यदि आपके किसी मित्र ने, ये एग्जैक्टली बता रही हूं मैं, और मेरे भी साथ होता है, वो अलग की बात है कि हम उस चीज को कितना अपने ऊपर हावी करते हैं। हमारे आती तो भावनाएं सबके मन में है। ये कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हो, और ये व्यक्ति है जिसे आप जानते हो, केवल आप 2-3 व्यक्तियों को जानते हो जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, ये आपके नोन है। बाकी हजारों लोग तो अननोन थे ना। इनसे परेशानी नहीं है ये कौन है क्या है, इनसे परेशानी, इनका कैसे हो गया। यदि फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, भले आपका भी आ गया हो, बट आपका आ गया तो खैर अलग सी फीलिंग होती है। यदि आपका नहीं आया, और चाहे पेपर में भी नहीं बैठे थे आप, और इसका आ गया, इससे परेशानी है। यहां पर जो और 800 नाम आए उनसे इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी तो है भाई, तू तो पेपर में नहीं बैठा था रे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसने अपने कर्मों का पाया, उन्होंने अपने कर्मों का पाया। परंतु हमें अगर जानने वाले का कोई हो जाए, तो छायावाद में कहा जा रहा है अपने सुखों को इतना विस्तृत करो कि औरों को हंसते देख आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। औरों को हंसते देख, ये कारण नहीं जानने की दुखी कब होगा ये जीवन में। हमें इतना व्यापक, इतना विस्तारित हो जाना है कि सामने वाले को देखते के साथ ही मन प्रफुल्लित हो जाए, खिल जाए। अरे वाह, क्या खुशी की बात है। आगे देखो, आजकल लोग हंसते हुए कहाँ दिखते? कम ही दिखते हैं, समझ रहे हो? बहुत कम। अगर कोई दिखे तो लोग ऐसे दिखते ऊपर से नीचे कि एबनॉर्मल तो नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, छायावाद में सौंदर्य रचना या छायावाद में सौंदर्य चेतना। छायावाद में सौंदर्य चेतना। छायावाद में सौंदर्य चेतना। डन? हाँ जी, समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? बताइए। हाँ जी, कहीं चले तो नहीं गए? सारे बताइए फटाफट से। रिलेट कर पाए चीजों को? आपको लग रहा है ज्यादा पढ़ लिया हमने? किस किस को लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है किसी को? चलो बताओ। जी बताएं। तो छायावाद में ऐसी रचनाएं लिखी गई है, ना तो केवल सुखांत है रचनाओं का, ना केवल दुखांत है। दुखों को और सुखों को, दोनों चीजों को बराबरी का यहाँ पर, क्योंकि दुख और सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो आदमी सुख में आकर के ये भूल जाता है कि जिस प्रकार से मेरा प्रीवियस दुख अस्थाई नहीं रहा, वैसे ही ये सुख भी अल्पकालिक है।
ठीक है, ये क्या है, ये सुख भी अल्पकालिक है, यह भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो ठीक उसी प्रकार दुख भी नहीं टिकेगा, सुख भी नहीं टिकेगा, सब कुछ अस्थायी है। नथिंग इज स्टेबल, सारी चीजें क्या है, बदलती रहती है। तो छायावाद की सौंदर्य चेतना में जीवन के उन जीवंत पहलुओं को दर्जा दिया गया है जो वास्तविक धरातल पर सत्य होते हैं, सुख और दुख। जैसे आप देखोगे ना कि कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो अपनी रचनाओं में केवल सुख की ही व्युत्पत्ति करते हैं, समझ रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दुखों की ही करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुख और दुख की करते हैं। यानी कि जिंदगी जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होती कि कोई कहे कि इसकी जिंदगी कैसी, केवल ब्लैक, किसी केवल व्हाइट। तो एक और पक्ष है ग्रे, एक और पक्ष है ग्रे, ग्रे कलर, समझे। तो यहां पर इन दोनों ही चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। तो लिखे कि छायावादी साहित्यकारों की चेतना में, सौंदर्य चेतना में जीवन के सुख एवं दुख दोनों पक्षों को अभिव्यक्त, दोनों पक्षों को, मल्टी कलर अलग हो गया नेहा, यानी ये है ब्लैक और ये है व्हाइट, यानी ये है दुख और ये है सुख, ऐसा समझिए। ये है ब्राइट, ये है अंधेरा, ये है मतलब अंधेरा और ये है ब्राइट। इनके बीच में भी एक चीज होती है, जिसे आप ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर कह सकते हैं, सुख और दुखों का मिक्सचर कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रे। तो कोई भी इंसान कंप्लीटली ना बुरा होता ना कंप्लीटली अच्छा होता, अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। इथिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा वहां पर, ठीक है। जीवन के सुख एवं दुख दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है, जो छायावाद में ये दिखाती है कि पक्षी, नारी, प्रकृति सभी में सुंदरता है, सभी में क्या है, सुंदरता है। अच्छा, रीतिकाल में केवल नारी सुंदर होती थी, केवल नारी सुंदर होती थी, क्योंकि वहां पर शरीर को ही देखा जाता, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये लिख लिया। छायावादी साहित्यकारों की सौंदर्य चेतना जीवन के सुख एवं दुख दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति करती है, जो छायावाद में दिखाती है कि पक्षी, नारी, प्रकृति सभी में सुंदरता है, सभी सुंदर है, सभी में ब्यूटी है, ठीक, सभी में क्या है, सुंदरता है। छायावाद में, या ऐसे करें कि इसमें रीति काल की उस मानसिकता, रीतिकाल की उस मानसिकता को नकारा गया है, जहां केवल नारी का ही सौंदर्य वर्णन
समझ रहे? यानी जहां पर केवल कौन थी सुंदर? नारी थी। नारी ही नारी सुंदर थी, ना कोई पक्षी, ना कोई पशु, ना कोई प्रकृति। आगे लिखेंगे, लिखे आगे। छायावादी कवियों के यहाँ, छायावादी कवियों के यहाँ प्रत्येक स्तर पर सौंदर्य का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। छायावादी चेतना प्रकृति के विभिन्न स्तरों में सुंदरता की खोज करती है, सौंदर्य की खोज करती है। सौंदर्य चेतना लिखना, सौंदर्य की खोज करती है। लिख लिया जी, डन, लिख लिया। छायावादी कवियों के यहाँ सुमन भी, फूल भी, प्रकृति भी, बाज भी, चिड़िया भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हर चीज सुंदर है। प्रकृति की हर रचना, नैसर्गिक हर चीज सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, किसी के शरीर को सुंदर नहीं बताया जा रहा है, हर स्तर पर उसकी आत्मीयता को सुंदर बताया जा रहा है। लिखिए आगे, यहां पर कहा जा रहा है कि सुंदर है सुमन, सुंदर है कौन? सुमन, फूल। विहग, विहग का मतलब बताना जरा। विहग सुंदर, मानव, तुम तो हो ही सुंदर। मानव तुम सबसे सुंदर। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज है यहां पर, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, सुंदर है सुमन यानी फूल बहुत सुंदर है, पक्षी बहुत सुंदर, और मानव तुम तो इस संसार की सुंदरतम रचना हो। कृति तुम्हारी मतलब तुम तो अलग ही हो, तुम तो तन मन शरीर अशरीर दिमाग बुद्धि ज्ञान जिज्ञासा हर चीज पर तुम सुंदर। ठीक है, हर चीज पर क्या हो? सुंदर हो। ओके, आगे। छायावाद में, छायावाद में, छायावाद में जिस सौंदर्य का वर्णन किया गया है, छायावाद में जिस सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वो सौंदर्य एक आत्मीयता तथा एक आदर का भाव उत्पन्न करता है। ऐसे नहीं, वहां पर किसका भाव उत्पन्न कर रहा था? भोग विलासिता का, एक आदर का भाव उत्पन्न करता है। ये सौंदर्य रीतिवाद की भांति, रीतिकाल की भांति, रीति काल की भांति केवल भोग विलास तथा शरीर तक ही सीमित नहीं, ये एक
आदर का, एक समर्पण का भाव उत्पन्न कर रहा है। हमारी प्रकृति, हमारी जमीन धरती, जिसके ऊपर हम न जाने कौन कौन से कार्य करते हैं, थूकते हैं, मल त्याग करते हैं, कभी कुछ नहीं कहते, धम धम करके चलते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। फूलों की डाली निकलते हुए कहीं से पत्ते जरूर तोड़ेंगे दो चार, कभी कुछ ऐसे बाहें फैलाए आलिंगन करे खड़े रहते हैं, खुशबू देते हैं। कभी किसी से कि यह आदमी अच्छा नहीं है तो इसको मैं अपने फूल की खुशबू ना दूं, उसका काम है खुशबू फैलाना। आप कैसे हैं कैसे नहीं है उसके लिए मैटर नहीं करता। कोई आम है, कोई सेब है, कोई संतरा है, वो अच्छे के लिए भी मीठा है, बुरे के लिए भी मीठा है। वो कभी अपने उस बेसिक पने को नहीं खोता है। तो यहां पर एक आदर हमें दिखाई देता है। ये सौंदर्य एक शारीरिक सौंदर्य नहीं है, दैहिक सौंदर्य नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। छायावादी सौंदर्य में, छायावादी सौंदर्य में नारी कितनी भावनात्मक सरल तथा पवित्र, प्योर है, पवित्र है, इस पक्ष पर इन साहित्यकारों की पहली बार नजर पड़ी। पहली बार नजर पड़ी। समझ रहे हैं? इस साहित्य में यहां पर पहली बार इसकी कितनी प्योर, अभी तक नारी क्या थी? नारी तुम केवल भोग्य हो। यहां पर नारी पवित्र हो गई। यहां पर नारी के लिए जो अभी तक चीजें यूज करी गई थी वो यूजलेस हो गई। ठीक है, आगे नजर पड़ी। छायावाद में एक और चेतना पहली बार आई, वो थी प्रकृति चेतना। छायावाद में एक और चेतना पहली बार प्रस्तुत हुई, वह थी प्रकृति चेतना। वह थी प्रकृति चेतना। ठीक समझे? लिखे इसमें प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जिन आंखों की जरूरत थी वह वास्तविक तौर पर छायावादी कवियों के पास थी। प्रकृति चेतना यहां पर आई। प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जिन आंखों की, जिन नयनों की जरूरत थी, वह वास्तव में किसके पास थी? वह वास्तव में छायावादी कवियों के पास थी। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं के स्तर पर जाकर इस सौंदर्य को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। प्रकृति सौंदर्य को अपनी रचनाओं का विषय बनाया।
ये प्रकृति छायावादी रचनाओं में, ये प्रकृति छायावादी रचनाओं में एक व्यापक स्तर पर नजर आती है, एक व्यापक स्तर पर नजर आती है, जहां जहां इसकी तुलना या जहां इसके मानवीकृत रूप को दिखाया जाता है, यानी कि प्रकृति को मानव के जैसा दिखाया गया। प्रकृति और नारी में कंपैरिजन होने लगा, प्रकृति को पाना ज्यादा उचित लगा, सार्थक लगा। ठीक है, क्या लिखा? प्रकृति सौंदर्य एक व्यापक स्तर पर नजर आता है, जहां प्रकृति के मानवीकृत रूप, जहां प्रकृति के मानवीकृत रूप को प्रकृति के मानवीकृत रूप को दर्शाया तथा प्रकृति एवं नारी तथा प्रकृति एवं नारी की तुलना करते हुए, प्रकृति एवं नारी की तुलना करते हुए छायावादी कवि ने, प्रकृति तथा नारी की तुलना करते हुए छायावादी कवि ने प्रकृति प्राप्ति को प्रकृति प्राप्ति को अधिक सार्थक बताया। ठीक है, प्रकृति प्राप्ति को अधिक सार्थक बताया। बताइए यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताएं। जी बताइए। जी, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, चीजें समझ में आई या कोई परेशानी है? बताएंगे। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट आपको समझ में आया? बाकी ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का।